हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो होप सो एंजॉय कर रहे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर क्लास 11th का, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे दूँ और चैनल के बारे में दे दूँ। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट दूंगा, प्लीज़ स्किप ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो माई नेम इज रोबिन ठाकुर। आई हैव डन BCom. After that, I have done post-graduate diploma in financial services. Then I have done MCom. Now I am preparing for UPSC एग्ज़ाम। सो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन। तो मेरे साथ पढ़ाएंगे कॉमर्स का सिलेबस मिस्टर अंकुश ठाकुर। तो वो भी उन्होंने भी काफ़ी, उनको एक्सपीरियंस है 4-5 साल का ऑफलाइन कोचिंग का। तो अभी उन्होंने जनरली कहा कि स्टार्ट करते हैं हम नया चैनल, तो इसलिए हम आपके लिए हाजिर हैं। सो ये थी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन। तो साथ में थोड़ी सी चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। तो हम इस चैनल पे जो भी आपको कराएंगे, आपको उसके पूरे नोट्स दिए जाएंगे। थ्योरी पोर्शन के पूरे नोट्स दिए जाएंगे, जैसे कि बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको खुद करने भी पड़ेंगे, हम भी कराएंगे आपको कैसे करने हैं। बाकी आपको देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी थ्योरी पोर्शन के लिए हम आपको जो भी कराएंगे उसके आपको प्रॉपर नोट्स देंगे। तो आप चाहे उसको बुक भी आप स्किप कर सकते हैं पढ़ने के लिए, बट बुक पढ़ लिए बेनिफिट बहुत है। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैं फर्स्टली बिजनेस स्टडी के लिए पूनम गांधी लेके चलूँगा, इकोनॉमिक्स के लिए TR जैन एंड अकाउंट्स के लिए TS गरवाल। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन। हम आप अपने नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं माई नोट्स। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, एवोल्यूशन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। सो पहला चैप्टर है, स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि बिजनेस होता क्या है। हमारा स्टार्टिंग फेस है, पहली बार कॉमर्स रखी है, क्या कहते हैं, क्लास 11th है, पहली बार बुक खोली होगी। सो बिजनेस होता क्या, तो छोटी सी डेफिनेशन मैंने अपनी तरफ से लिख के दी आपको कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरी एनी एक्टिविटी दैट इज प्रोफेशनल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट और फॉर चैरिटी। मतलब कि सिंपल सा है कि कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि प्रोफेशनल एक्टिविटी क्या होगी, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, ये सर्विसेज देनी। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब कि कोई एक्टिविटी हम जहाँ पर सेल परचेज कर रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, ये एक्टिविटी। कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्था, और एंटिटी मतलब कि एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है, बट उनकी एंटिटी उनको लीगली कंपनी माना गया होता है, तो वो होती है। तो वो कोई बिजनेस करती है, एक्टिविटी करती है फॉर प्रॉफिट, या कोई प्रॉफिट मोटिव से, या कोई चैरिटी के मोटिव से, मतलब कि किसी की हेल्प करनी, तो इसको कहते हैं हम बिजनेस। तो बिजनेस मोस्टली फॉर प्रॉफिट मोटिव ही होती है, बट कई बार लोग चैरिटी के रूप में भी बिजनेस करते हैं, तो वो होता है क्या कहते हैं, बिजनेस। तो थोड़ा बहुत चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये भी पूछ लें कि बिजनेस स्टडी, हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ लें कि हमने क्या पढ़ना है। बिजनेस स्टडीज में हम क्या पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडी क्या होती है? स्टडी हाउ टू बिजनेस इज ऑपरेट इन वेरियस ग्लोबल मार्केट, बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। मतलब कि बिजनेस मार्केट में कैसे ऑपरेट होता है पूरे ग्लोबली, कि हम बिजनेस को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस बुक में क्या कि हम आने वाले जर्नी में, अब जैसे कि आप 11th-12th करोगे, BCom करोगे, BBA करोगे, कोई भी सिलेबस करते कॉमर्स के रिलेटेड, तो उसमें हम बिजनेस स्टडी जो जैसे आपका सिलेबस आएगा, तो उसमें क्या क्या होगा कि हम क्या पढ़ेंगे उसमें, कि जैसे कि बिजनेस ग्लोबली कैसे ऑपरेट होता है, हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेंगे और थ्योरी नॉलेज भी लेंगे। तो ये था स्टार्टिंग में। तो हम पहले करेंगे हिस्ट्री, फिर दूसरा सेक्शन करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो हिस्ट्री क्या थी ट्रेड एंड कॉमर्स की, मतलब कि लेन देन व्यापार की हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ सिर्फ 2 रूट से हुआ था, सिल्क रूट और स्पाइस रूट। अब सिल्क रूट क्या होता है और स्पाइस रूट क्या होता है? सिल्क क्या होता है? सिल्क मतलब कपड़ा, रेशम जिसको हम कहते हैं, और स्पाइस क्या होता है? हमारे मसाले, ठीक है, हल्दी, नमक हो गया, और भी हमारे कई मसाले होते हैं, गरम मसाला, ये मसाला, वो मसाला। तो ये था। तो हमारे देश के जो महाराजा थे पहले के, वो हमारे देश से कपड़ा और मसाले को ले जाके बाहर के विदेशों में जाके बेचते थे। तो क्या कहते, जो सिल्क था, जो रेशम था, वो रोड के जरिए ट्रांसफ़र होता था। अब रोड कैसे? जैसे कि जो इंडिया है, मान लो ये इंडिया है,
सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। इंडिया, तो इंडिया के जो नज़दीकी देश थे, जो कि पास वाली कंट्रीज थी, तो उसमें हमारे देश से रोड कनेक्ट हुए थे, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज होगी, या अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, या अरेबियन कंट्रीज होगी। तो इस रोड से जरिए रोड बनाया जाता था, रोड बने थे, क्या कहते, उससे वो सिल्क ट्रांसफ़र करते थे। और जो हमारा वो था स्पाइसेस थी, स्पाइसेस समुद्र के जरिए मेनली ट्रांसफ़र होते थे। तो ये था। तो लेकिन जो सिल्क रूट था वो मेनली इंडिया में कहाँ पर पाया जाता था, मेनली ट्रांसफ़र कहाँ से आपस में होता था, बिहार में, जम्मू में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु में और उत्तराखंड में। पहले यूपी था, अभी यूके बन गया, अलग हो गया। तो ये था। तो जो हमारा जो मेनली सिल्क था वो रोड के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता था। जो स्पाइसेस जो हमारे मसाले थे वो समुद्र के जरिए दूसरे देश में ट्रांसफ़र किए जाते थे। तो क्या कहते, प्रोग्रेस कैसे हुआ हमारे देश का, क्या हुआ था, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड से ही हमारे इंडिया का प्रोग्रेस चालू हुआ। उसके बाद जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैं वो भी बताते हैं ना, ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बेस था इकोनॉमी का। और जो हमारी सिविलाइजेशन पीरियड था, जो कि आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो भी किससे करते थे व्यापार, गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से, जेमस्टोन से। ये सब इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। इसको वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाके सेल करते थे। तो ये था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा था ये पोर्शन कि सिल्क रूट क्या होता है, स्पाइस रूट। सिल्क रूट क्या होता है, जो कि जहाँ पर जिस रोड के जरिए, जिस रूट के जरिए हम अपने कपड़े को ट्रांसफ़र करते थे दूसरे देश में, जो पास की कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्री, चाइनीज़ कंट्रीज, रशियन कंट्री, वो सिल्क रूट से ट्रांसफ़र किया जाता था। और जो स्पाइस थे वो सी के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता था। तो दूसरा क्या था, जो इंडिया की प्रोग्रेस थी वो इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो प्रोग्रेस हुई वो ट्रेड के जरिए ही स्टार्ट हुई। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो हमारे सर्वे में हम क्या कहते हैं, हम जो खोज में पाते हैं, क्या पाया जाता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बेस था इकोनॉमी का। तो ये छोटा सा पीरियड, छोटा सा एक पोर्शन था, इसको रट्टा नहीं मानने की जरूरत है, सिर्फ समझ लीजिएगा। और हाँ, पहली बात जो मैंने ये यहाँ पर लाइंस लिखी हैं वो देखिए, मतलब कि हाँ यही है तो यही कॉपी में राइट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स भी होंगी। आपको क्या कहते हैं, आपको प्रॉपर यहाँ से आपको वीडियो देखनी और हमारे लिंक में जाके डाउनलोड करने हैं। आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ये तो वैसे ही जनरली आपको समझाने के लिए लिखी है, इसमें रट्टा नहीं मानना कि यही लाइन लिखी है जो लिखी है, बस ये आपको समझाने के लिए। बस इसको आपने ध्यान से सुनना है, दिमाग में लाना है। तो आपको बस दिमाग में ला के उसके बाद आपने जाके नोट डाउनलोड करने हैं, आपको वहाँ पर पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा। ये पहले वीडियो देखिए, उसके बाद जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा पोर्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम होता क्या है? बैंकिंग सिस्टम तो आपको पता हो गया ना, कि बैंक से रिलेटेड जो हमारा सिस्टम काम करता है उसको हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। तो उससे पहले एक वर्ड यूज़ हुआ है, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। तो इंडिजिनियस का मीनिंग क्या है? द इंडिजिनियस रेफर टू कम्युनिटी और पर्टिकुलर एरिया और ए कंट्री दैट डिस्क्राइब द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं इंडिजिनियस, क्या किसको कहते हैं? एक कम्युनिटी को कहते हैं। कम्युनिटी मतलब हो गया एक संस्था हो गई, वो पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया हो गया पर्टिकुलर, और एक कंट्री, और कंट्री भी हो सकती है, उसको जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। ठीक है, दे फोकस ऑन एम्पावरिंग इकोनॉमी और प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो क्या हो गया इसका वर्ड? हमने सिंपल सा है कि इंडिजिनियस का वर्ड होता क्या है, एक कम्युनिटी होगी जो कि एक छोटे से एरिया के लिए या कंट्री के लिए काम करती है, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काम करती है। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि कंट्री की इकोनॉमी को एम्पावर करना, मतलब ग्रो करना, और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये था इसका मीनिंग, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। तो ये हो गया। तो जैसे कि हमारी आपने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री के बाद जैसे कि हमारा लेन देन शुरू हुआ आपस में, लोग एक दूसरे से सामान लेते थे, खरीदते थे, बेचते थे। तो कैसे होता था वो? तो पहले आपको पता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज होती थी, जिसमें कि हम एक किसी
से सामान लेते थे, उसके बदले हम किसी को सामान देते थे। मतलब किसी के पास चावल है, मेरे पास आटा है, तो मैं उसको आटा दे दूंगा, चावल ले लूँगा। तो जैसे जिसकी नीड होती थी उसके साथ एक्सचेंज हो जाता था। उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जैसे कि मुझे आटा चाहिए तो दूसरे वाले को सिर्फ चावल ही चाहिए हो तो ही हम एक्सचेंज कर सकते थे। मुझे आटा चाहिए बट उसको दाल चाहिए तो ये नहीं पॉसिबल था। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम आती थी। तो फिर क्या यूज़ किया गया, फिर हमारे लिए मेटल कॉइन आए। मेटल कॉइन पहले गोल्ड के होते थे, फिर सिल्वर के, कॉपर के यूज़ होते थे, फिर धीरे धीरे सिंपल मेटल हो गया। तो ये था। तो उसके बाद पहले हो गया बार्टर सिस्टम, फिर दूसरा आपका हो गया मेटल कॉइन बना आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर तीसरा डॉक्यूमेंट सच है हुंडी चिट्टी वर यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग क्रेडिट। जैसे कि आपका मेटल कॉइन आ गए, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट यूज़ होते थे दो तरह के, हुंडीज और चिट्टीज यूज़ होते थे कि हम ताकि हम गुड्स को सेल कर सके और बाय कर सके क्रेडिट में उधार पे। तो डॉक्यूमेंट क्या थे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे छोटा सा। तो पहले चिट्टी क्या होता है, चिट्टी की फुल फॉर्म क्या कहते हैं, चिट फंड सिस्टम, जो कि आज आपने सुना होगा। उसमें क्या होता था, अमाउंट ऑफ फंड टू इंडिविजुअल फॉर द वेरियस पर्पस लाइक इन्वेस्टमेंट। मतलब कि उसमें चिट फंड में एक छोटा सा फंड, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक छोटा सा अमाउंट इंडिविजुअल को दिया जाता था थोड़े मेनली सिंपल से पर्पस के लिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस स्टार्ट कर सके और पर्सनल यूज़ कर सके। तो ये होता था, उसको उधार पे पैसे दिए जाते थे ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, अपना बिजनेस चालू कर सके और अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस फंड को यूज़ कर सके। तो ये था चिट्टी। तो हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, हुंडी। टॉपिक नहीं है, इससे रिलेटेड ही है। तो हुंडी थोड़ा वास्ट है तो उसको हम समझाएंगे। आपकी पूनम गांधी में थोड़ा वास्ट दिया हुआ तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम करेंगे हुंडी। हुंडी होता क्या था, ये भी एक तरह का चिट्टी की तरह ही इंस्ट्रूमेंट होता था कि जो कि यूज़ होता था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द क्रेडिट। मतलब कि हम उधार पे बाय कर सके और सेल कर सके। तो इसमें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपकी, इन्वॉल्व वे एक कॉन्ट्रैक्ट विच गारंटी द पेमेंट ऑफ मनी। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जो कि इंश्योर करता था कि पेमेंट होगी, जो वारंटी लेता था। जैसे कि हम भी किसी से उधार लेते हैं पैसे, मान लो हम दोस्त से लेते हैं, उसमें कोई वारंटी तो नहीं होती, बट ये होता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है, हमें वापस कर देगा, हम जानते हैं। बट बैंकिंग सिस्टम में हमारा वो दोस्त तो है नहीं, उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही होता है प्रॉपर वे में। तो ये भी उसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि इंश्योर करता था कि अब पेमेंट की वारंटी है। तो दूसरा क्या था, इट इंडिकेशन एंड कंडीशनल प्रॉमिस। मतलब में कोई क्या कहते कंडीशन नहीं होती थी कि क्या कहते हैं आपको कैसे पैसे दिए जाएंगे, कैसे होगा, ये अनकंडीशनल होता था। जैसे कहते हैं अनकंडीशनल, इसी तरह ये अनकंडीशनल प्रॉमिस था। दूसरा क्या, इट कुड बी ट्रांसफर विद वैलिड नेगोशिएशन। मतलब कि ट्रांसफरेबल भी था कि जैसे कि मेरी जगह कोई और पैसे देना चाहेगा तो वो भी दे सकता है। तो ये था। तो आपके पूनम गांधी बुक में आगे 4-5-7 एक्सप्लेन किए हुए हैं हुंडी के, वो क्लासिफिकेशन है। तो मैं इसमें लिखूंगा नहीं, मैं आपको बुक में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कभी कभी पेपर में आ सकती है। तो पहला क्या है, धनी जोग। धनी जोग में क्या है, ये इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, दर्शनी। पेबल टू एनी पर्सन, इट इज पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ऑन हु रिसीव पेमेंट। मतलब कि इसमें कोई भी पेमेंट ले सकता है, मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमने इसको ही पैसे देने हैं, आप उधार लिया है तो इसी को पैसे देने, इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है। सहजो, वो भी दर्शनी की तरह क्लासिफिकेशन, पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन ओनली, लाइबिलिटी हु रिसीव पेमेंट। मतलब कि इसमें था कि हमने जिसको पैसे देने हैं, जिस आदमी से प्रॉमिस हुआ था, हम उसी को पैसे देंगे और किसी को नहीं पेमेंट कर सकते। फिर मान जो ये भी दर्शनी की क्लासिफिकेशन है। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, मतलब आपने सुना होगा फरमान, पहले ज़माने में जो राजा महाराजा कहते थे फरमान लाया जाता है, तो उसी की तरह है कि उसमें सेम उसी की तरह है कि हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर। फरमान का मतलब ऑर्डर होता था कि जब क्या कहते हैं पेमेंट तब की जाएगी जब ऑर्डर होगा। देखनहार दर्शनी, ये भी पेबल टू द प्रेजेंटर और बियर है। इसमें क्या कहते हैं जो बिल को प्रेजेंट करता था और या जो बियर करता था उसको पेमेंट होती थी। धनी जो ये मुद्दती में आता है, पेबल ओवर ए फिक्स पीरियड टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ऑन पर्सन हु रिसीव इट। मतलब कि इसमें आपको पेमेंट करनी होती थी फिक्स पीरियड में, लेकिन कोई भी पर्सन को आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर एक पर्सन नहीं दिया होता था किसको पेमेंट करनी है। दूसरा था फरमान जोग, ये भी सेम उसी की तरह, हुंडी पेबल ऑन ऑर्डर फॉलोइंग ए फिक्स टाइम। उसमें था कि आपको पेमेंट करनी है, क्या कहते हैं ऑर्डर पे जब आएगा, बट किसको करनी ये नहीं था। इसमें था क्या कहते हैं, इसमें हुंडी
पेबल ऑन ऑर्डर इन फिक्स टर्म, मतलब एक टर्म आपको फिक्स टर्म दे दी जाती थी, कितने टाइम में आपको क्या कहते हैं पेमेंट करनी है, बट जैसे ही ऑर्डर निकलता था आपको उसको पेमेंट करनी पड़ती थी। जोखमी है, जैसे जोखम वर्ड बना है, जोखम से बना है कि मतलब कि मुश्किलें, क्या कहते हैं ड्रॉ अगेंस्ट डिस्पैच गुड इफ गुड्स और लॉस इन ट्रांसपोर्ट होल्ड बेयर द कॉस्ट एंड ड्रॉइंग कैरी नो लायबिलिटी। में किसी होता था जैसे हम गुड्स ट्रांसफर होती थी एक दूसरे जगह से दूसरी जगह, तो क्या कहते हैं उस पर ये होता था यूज़, अगर मान लो रास्ते में गुड्स ख़राब हो जाएं या गुम हो जाएं तो उसमें बियर द कॉस्ट, मतलब होल्डर होता था वो कॉस्ट को बियर करता था, जिसके पास जानी है जिसने ड्रॉ नहीं किया उसको भी उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, जो बिल को ड्रॉ करता था उसी की लायबिलिटी होती थी। तो ये था इसमें। हम अगला स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, मतलब कि इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम की कैसे डेवलपमेंट हुई, आगे आगे हमारी जो कंट्री के लोगों ने कैसे डेवलप करना स्टार्ट करी, एक थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो क्या कहते हैं पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। तो क्या हुआ, पीपल स्टार्ट डिपॉजिट मनी इन द बैंक, लोगों ने अपने पैसे स्टार्ट कर दिए डिपॉजिट करने बैंक में। क्या कहते हैं पहले तो मेटल कॉइन होता था, उसी को उन्होंने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया बैंक में। फिर बैंकर एंड सेठ सप्लाई मनी फॉर प्रोड्यूसिंग मॉर्गेज, जो बैंकर होते थे, जो वही इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, जो बैंक थे वो जो सेठ होते थे, जो सेठ जो पैसे देते हैं उधार पे, क्या कहते हैं उन्होंने पैसे सप्लाई करने शुरू कर दिए मार्केट में ताकि प्रोडक्शन हो सके और भी ज़्यादा गुड्स की। तो ये था, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो डेवलपमेंट था इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम का वो ग्रो होता गया। तो उसके बाद हमने कैसे ग्रो किया धीरे धीरे, तो क्या कहते क्या हुआ, हम ज़्यादातर इंडिया के पहले लोग सिर्फ बेसिकली एग्रीकल्चर सिस्टम पे डिपेंड थे। तो क्या हुआ था, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हेल्पिंग जनरेट रेवेन्यू। जो एग्रीकल्चर होता था, मतलब हम अपने जो क्या कहते एग्रीकल्चर करते थे, जिससे हम धान गेहूँ चावल उगाते थे, दाल उगाते थे, उसको हम सेल करते थे मार्केट में बाहर जाके अपने देश में या विदेश में। तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था। डोमेस्टिकेशन मतलब कि पशुपालन हम जिसको कहते हैं, जैसे कि उससे हम क्या कहते हैं जैसे दूध लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर उससे जैसे कि शीप हो गए, वुलन लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो उससे निकालते हैं, तो वो चीज़ यूज़ करते थे हम, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता था। उसके बाद ड्यू टू फेवरेबल टेम्परेचर इंडिया पीपल वर एबल टू ग्रो 2 और 3 क्रॉप्स इन ईयर। जैसे कि हमारा टेम्परेचर आपने देखा ही होगा कि हमारे इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब कि हमारे यहाँ गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिश का सीज़न भी होता है, रेनी सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, समर होता है, तो आपको पता है। तो हमारा जो वेदर है काफ़ी अच्छा है। तो उससे हमने क्या लाभ उठाया, क्या कहते हैं जो हमने क्या कहते हैं साल में 2-2 क्रॉप को उगाना शुरू कर दिया, जिससे हमारी क्या कहते हैं रेवेन्यू बढ़ता गया। तीसरा क्या है, वीविंग, डाइंग, क्ले पोर्ट्स, कॉटन इंडस्ट्री, मतलब कि क्या कहते हैं वीविंग, मतलब कि आपने देखा होगा फोटोज में पुराने ज़माने की कि वीविंग होती थी कि हैंडमेड को क्या कहते हैं धागे बनाया जाता था, धागे से क्लॉथ को बनाया जाता था। उसके बाद डाइंग मतलब कपड़े को डाई करना, पोर्ट्स बनाना, कोटेज बनानी, क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री में हमने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। चौथा क्या था, डेवलपमेंट ऑफ कारखाना एवं वर्कशॉप। फिर धीरे धीरे जैसे हमने ग्रो करते गए, फिर हमने क्या कहते हैं कारखाना और वर्कशॉप की तरफ जाते गए। तो उससे क्या हुआ कि जैसे स्किल्ड वर्कर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल फिनिश गुड, जैसे कि जो स्किल्ड वर्कर होता था कोई, वो रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बना के तैयार करता था। तो ये सब था, ये छोटा सा पार्ट था, कंसेप्ट था, जैसे जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, राइस ऑफ इंटरमीडिएरीज। तो इसमें क्या है, सिंपल सा है कि जैसे जैसे हमने ग्रो करना स्टार्ट किया, इंडिया के लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया, अपने बिजनेस खोले, तो हमें पैसे की नीड हुई। तो उसमें कौन एंटर हुआ, इंटरमीडिएरीज। तो जनरली उसमें कौन कौन थे, आपके कमीशन एजेंट, ब्रोकर, होलसेलर, रिटेलर, सेट्स। कमीशन एजेंट वो होते हैं जो आपको पैसा देके कमीशन चार्ज करते हैं। ब्रोकर जो आपने सुना होगा दलाल होते हैं। होलसेलर जो कि गुड्स एक काफ़ी थोक भाव में लेता है और रिटेलर को थोड़े भाव में सेल करता है। और रिटेलर जो जिससे हम डेली टू डेली सर्विस लेते हैं, वो हो गए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन शुरू हो गई ताकि हमें लोन मिल सके हमारी अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए। तो तीसरे हमारे कमर्शियल इंडस्ट्रियल बैंक, जो कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करने लगे। कमर्शियल बैंक अभी भी
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो कि हमें शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म देते हैं, ताकि हम बिजनेस सेटअप कर सकें। फिर आपने पढ़ा ही अपना इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, ये तो आपको पता ही है। तो धीरे धीरे ये इनका इंटरेस्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमने बिजनेस बढ़ाया तो हमें उसकी रोड की ज़रूरत हुई, क्या कहते हैं, वाटर वेज की ज़रूरत हुई, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने इंटरेस्ट ली। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपके दो मेन पॉइंट है, लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर वेज ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट से आपके सिल्क ट्रांसफर होता था, आपको पता ही है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम नए प्रोडक्ट्स बनाए तो वो भी ट्रांसफर होना शुरू हुए। ये लैंड ट्रांसपोर्ट में मेनली पहले एक बड़ा रोड बनाया गया बंगाल टू टैक्सीला, आपको फिलहाल टैक्सीला पाकिस्तान में है, ईस्ट टू वेस्ट बनाया गया, जैसे कि ईस्ट के जरिए वेस्ट पे जाया जा सके रोड पे, ताकि सेफली और जल्दी से हम अपना सामान इधर से उधर पहुंचा सके। और वाटर वेज आपको ट्रांसफर पड़ता है शिप के जरिए, कि हम अपना सामान इधर से उधर ले जा सके। तो ग्लोबली हमें बिजनेस करने के लिए ये दोनों चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी। और हाँ, ब्लैक पेपर इज़ ए ब्लैक गोल्ड, मतलब कि जो हमारा ब्लैक पेपर होता है स्पाइसेस में आता है वो, उसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते थे इंडिया का। तो ये था, ये दो मेन टॉपिक थे जो कि छोटे से थे, आपको समझ आ गए होंगे। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। तो आपने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, मिडल मैन आए, बैंकिंग सिस्टम आया, तो धीरे धीरे फिर कम्युनिटी बनना स्टार्ट हुई। जैसे कि हम देखते हैं कोई खाली प्लॉट होता है, जब उस पर कॉलोनी बनती है, फिर धीरे धीरे उसमें कम्युनिटी भी बनती है, कम्युनिटी हॉल बनता है, मेंबर बनते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया, बिजनेस ने ग्रो करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कम्युनिटी बनना स्टार्ट हुई। तो कैसे कैसे कम्युनिटी बनी, जो कि इन नॉर्थन रीजन पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट हैंडल द बिजनेस, जो कि हमारे नॉर्थ के रीजन है, वहाँ पर जो पंजाबी मेनली जो पंजाबी होते थे और मुल्तानी होते थे, वो बिजनेस हैंडल करते थे। इन वेस्टर्न इंडिया महाजन वर्ग मैनेज बिजनेस, जो वेस्टर्न में थे वो महाजन बिजनेस को हैंडल करते थे, और जो साउथ की तरफ क्षेत्रीय हैंडल करते थे बिजनेस। तो ये था। तो थोड़ा बहुत आपकी बुक में है, ये ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं है, तो प्रॉपर से मैं समझा देता हूँ बुक में से। बाकी आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, जो कि इसकी वीडियो स्किप करके आए उनको भी मैं बता दूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मे बी नोट्स थोड़े लेट हो सकते हैं, जैसे कि कोई चैप्टर कंप्लीट होने पे नोट्स आए, बट नोट्स आएंगे ज़रूर, ये श्योर है। तो आपको मैं बुक से कंप्लीट करा देता हूँ। थोड़ा सिंपल टॉपिक ही है, ज़्यादा थोड़ा हैवी टॉपिक नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। फिर जैसे हमें पता लग गया कि साउथ के क्षेत्रीय सूबे, फिर इन स्टेट गुजरात राजस्थान भट्ट मैनेज द ट्रेड, जो गुजरात में थे, गुजरात और राजस्थान में भट्ट मैनेज करते थे ट्रेड को। और इन अर्बन सेंटर, जो कि हमारे अर्बन में मतलब शहरों में, महाजन कम्युनिटी रिप्रेजेंट देयर चीफ कार्ड नगर सेठ, जो महाजन कम्युनिटी होती थी, जो महाजन होते थे, वो कहे जाते थे नगर सेठ के नाम से जाने जाते थे। अदर ग्रुप इन अर्बन एरिया वर हकीम एंड वैद व फिजिशियन, जो हकीम और वैद होते थे, आपको पता वो फिजिशियन होते थे, मतलब डॉक्टर होते थे, वकील आपका लॉयर होता थे, पंडित और मुल्ला टीचर होते थे, पेंटर म्यूजिशियन ऐसे होते थे। तो ये सब था। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मर्चेंट कॉरपोरेशन। तो जैसे कि फिर धीरे धीरे कम्युनिटी बनी, फिर एक कॉरपोरेशन बन गए छोटे छोटे की, जैसे कि जो बिजनेस के कॉरपोरेशन है वो बन गए। तो उसमें क्या होता था, टू प्रोटेक्ट, ये बने क्यों, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट सम कॉरपोरेशन फॉर्मेशन वर मेड, जैसे कि किसी से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी से गलत चीज़ें ना हो, तो उसके लिए एक कॉरपोरेशन बनाएगी जो कि अपने रूल जिन्होंने अपने रूल बनाए, जो कि किंग को भी फॉलो करना पड़ता है, जो कि राजा होते थे, उनको भी वो रूल फॉलो करने पड़ते थे। तो इसमें क्या क्या होता था, ट्रेडर हैड टू पे ऑक्ट्राइज ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जो कि ये कम्युनिटी क्या करती थी, कॉरपोरेशन क्या करती थी कि जो कि ट्रेडर होता था उसको, उनसे क्या कहते, जो लोग गुड को इम्पोर्ट करते थे उनसे टैक्स लेती थी, कस्टम ड्यूटी लेती थी, फिर फेरी टैक्स होता था, जो शिप का टैक्स होता है आने जाने का किराया, उसमें भी टैक्स लेती थी। लोकल बॉडी यूज टू रिसीव टैक्स, जो लोकल वहाँ के लोग होते थे उनसे वो टैक्स रिसीव करते थे। द गिल्ड हेड ऑफ महाजन यूज टू डायरेक्टली विद द किंग और टैक्स कलेक्टर, जो आपने पहले भी पढ़ा कि जो महाजन होते थे वो सेठ होते थे, वही हेड होते थे, क्या कहते, वो सीधा डायरेक्टली किंग से डील करते थे और टैक्स कलेक्टर से डील करते थे, ताकि वो ऑन द बिहाफ ऑफ मर्चेंट के बिहाफ पे, ताकि वो अपना सारा रेवेन्यू जनरेट कर सके, कैसे जनरेट हुआ है, कैसे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर सके। तो ये था मेन टॉपिक। द गिल्ड मर्चेंट आल्सो एक्ट ए कस्टोडियन ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट, जो एक गिल्ड महाजन थे, जो गिल्ड
गिल्ड मर्चेंट थे, ये रिलीजियस इंटरेस्ट भी सेव करते थे ताकि हमें रिलीजियस बेस पे हमसे भेदभाव ना हो सके। दे अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग टेम्पल एंड मेड डोनेशन बाय लेविंग टैक्सेस ऑन देयर मेंबर। तो यही टेम्पल बनाते थे, यही क्या कहते डोनेशन करते थे, जो कि हमें टैक्स मिलता था, टैक्स से जो उनकी रेवेन्यू होती थी उसी से वो क्या कहते हैं मंदिर बनाते थे, उससे डोनेशन करते थे। तो ये सब था। तो इसमें बाकी आगे आपके मेजर ट्रेड सेंटर का बताए गए हैं, पाटलिपुत्र, पेशावर, टेक्सटिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, कि वहाँ से क्या क्या ट्रेड होता था। ये आप अपने तरह से पढ़ लेना, क्या कहते हैं वैसे एक रीड कर लेना, इतना याद नहीं कोई करेगा, ना ही ज़्यादा एग्जाम में आएगा। थोड़ा बहुत जो मेजर आपको लगे कि हाँ ये मेजर है तो उसको याद कर लीजिए। तो ये सब था। मेजर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, जो मेजर क्या एक्सपोर्ट होता था, क्या इम्पोर्ट होता था, जैसे कि मेजर यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता था, जैसे आपको पता है स्पाइसेस, वीट, शुगर। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ स्पीसीज वहाँ पर रॉन्ग है, स्पाइसेस है वो। स्पाइसी, वीट, शुगर, इंडिगो, ये सब, कॉटन, ये सब जाता था हमारे यहाँ से। मेजर इम्पोर्ट क्या होते थे, हॉर्सेस होते थे, चाइनीज सिल्क आता था, फ्लैक्स आती, वाइन आता था, गोल्ड आता था, सिल्वर, टिन, कॉपर, ये सब हम इंपोर्ट करते थे। तो ये सब था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 180 टू 1991, कि इंडिया की क्या पोजीशन थी वर्ल्ड इकोनॉमी में, कौन से टाइम पीरियड से लेके 180 टू 1991। एडी का मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, एंड एक आपने बीसी पढ़ा होगा, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। सो ये था। तो क्या थी, बिटवीन 1 to 7 सेंचुरी इंडिया वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 1 से लेके 7 सेंचुरी तक जो इंडिया था वो लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड में। तो अप टू 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड वेल्थ, जो क्या था इंडिया था, वो 1/3 और 1/4 हिस्सा जो था, जो वर्ल्ड वेल्थ का हिस्सा था, वो इंडिया रखता था। इंडिया को स्वर्ण भूमि भी और स्वर्ण द्वीप भी कहा जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर जब अंग्रेज आए तो क्या हुआ, एंट्रेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि जब अंग्रेज आए इंडिया में तो उससे क्या फ़र्क पड़ने लगा हमारे रेवेन्यू पे, हमारे डेवलपमेंट पे, हमारी इकोनॉमी पे। तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़े, लैक ऑफ फ्रीडम। तो जैसे कि हम आज़ाद नहीं थे, हमारे पास फ्रीडम नहीं थी, तो उससे भी हमारी कंट्री पे, इकोनॉमी पे असर पड़ने लगा। फार बिहाइंड इन कमर्शियल सेक्टर, तो हम बहुत पीछे रह गए कमर्शियल सेक्टर में। जब हमारा टाइम था कि हम कमर्शियल सेक्टर में आगे बढ़े, तब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, तो जिससे हम पीछे रह गए। आगे था लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन भी लिमिटेड रह गई। कई लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिला, कईयों को नहीं मिला, क्योंकि आपने पढ़ा लैक ऑफ फ्रीडम थी तब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यू फॉर परचेसिंग गुड दैट अफेक्टेड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी, जो हमारे इंडिया से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे वो गुड्स परचेज करती थी, जिससे इनफ्लो भी कम हो गया फॉरेन कंट्रीज का, फॉरेन एक्सचेंज का, सॉरी। तो इससे हमारी कंट्री को इफेक्ट पड़ने लगा। फिर धीरे धीरे फिर हमने जब ग्रो करना स्टार्ट किए, जैसे कि अंग्रेज जब फिर चले गए भारत छोड़ के, फिर इंडिया ने कैसे ग्रो करना स्टार्ट किया, तो इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे। पहले क्या हुआ, 5 ईयर प्लान इन 1952। इंडिया की गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान लेके आई, जो कि 5 साल बाद इम्प्लीमेंट होता था। तो पहले 5 ईयर प्लान बनाया जाता था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, फिर उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाता था। फिर जैसे नेक्स्ट जब 5 साल बीत जाते थे, फिर दूसरा 5 ईयर प्लान लाया जाता था, उस पर वर्क किया जाता था। धीरे धीरे इंडिया गवर्नमेंट ने ये प्लान शुरू किया। तो उसमें पहले जो 5 ईयर प्लान लाया गया इन 1952, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस दी गई किस किस चीज़ों को, स्पेस को, न्यूक्लियर प्लांट को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। ज़्यादातर उन्होंने स्पेस की तरफ ध्यान दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया और नई टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया। तो उसके बाद इंडिया कुड नॉट डेवलप एट रैपिड पेस। लेकिन फिर क्या हुआ, जो इंडिया था वो उस पेस पे, मतलब उस रैपिड पेस पे, मतलब कि उस टाइम पे नहीं इतना ग्रो नहीं कर पाया। क्यों? लैक ऑफ कैपिटल, पॉपुलेशन और ह्यूज एक्सपेंडिचर और डिफेंस। जो कि हमारे पास कैपिटल कम थी, क्योंकि अंग्रेज भारत को लूट के ले गए थे। तो फिर हमारी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की बढ़ती जा रही थी, उसके कारण भी इंडिया पे इफेक्ट पड़ने लगा। और दूसरा क्या था, एक्सपेंडिचर और डिफेंस, जो कि हमारे के साथी देश से रिलेशन अच्छे नहीं है। तो उस पर हमने क्या किया, फिर एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया अपने डिफेंस सिस्टम पे, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होने लग पड़ा। तो इंडिया उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ, इन 1991 लिबरलाइजेशन इज इंट्रोड्यूस,
फिर हमने क्या किया कि 1991 में लिबरलाइजेशन लेके आए। अब लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि हमने कि अपने जो हम जो कोई काम शुरू करते हैं उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। उसमें बहुत पहले ज़माने में बहुत सा झमेला होता था, जो कि गवर्नमेंट ने उनको उसको कम कर दिया कि आप सिंपली आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है इंडस्ट्री लगा सकता है, जो कि फॉरेन कंट्री वाले क्या कहते हैं फॉरेन कंपनीज भी आके इंडिया में इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ताकि उससे कैपिटल जनरेट हो, लोगों को काम मिले, ताकि इंडिया ग्रो कर सके। तो फिर 1991 लिबरलाइजेशन लाई गई, तो फिर इंडिया ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली अभी भी आपको पता है इंडिया बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। अभी इस समय इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में है, लेकिन अगले 2-3 साल में इंडिया गवर्नमेंट कहती है हम टॉप 3 कंट्री में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह ग्रो करना स्टार्ट किए। तो अगला थोड़ा सा इसमें आपने बुक में दिया हुआ, फिर आपके 25 सितंबर 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लाया, जिसमें कि स्किल इन्हांसमेंट और जॉब क्रिएशन का कंसेप्ट था। तो इसमें कौन कौन सी क्या कहते हैं इंडस्ट्री मेनली फोकस हुई थी मेक इन इंडिया में? ऑटोमोबाइल, एविएशन, केमिकल, डिफेंस, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, मीडिया, पोर्ट, रेलवेज, टेक्सटाइल, थर्मल पावर, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी। तो ये भी काफ़ी सारी 25 दी गई हैं इसमें, और भी काफ़ी इंडस्ट्री थी जो कि इसमें मेक इन इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये यहाँ से आपका हिस्ट्री का पोर्शन जो कि पहला पार्ट का कवर होता है, तो हम आगे करेंगे दूसरे पार्ट में। बाकी ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, घबराना नहीं कि इसमें अगर लिंक नहीं मिला आपको नोट्स का, मे बी हम दूसरे पार्ट में आपको लिंक दे देंगे नोट्स का, ताकि वहाँ से आपको दोनों पार्ट के या तीनों पार्ट के मे बी थर्ड पार्ट में आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट की क्या पता हम नोट्स डाल दें, या टॉपिक वाइज अगर डालने होंगे तो हम पार्ट में कनेक्ट कर देंगे। घबराना नहीं है। आप फाइनल वीडियो में जो कि चैप्टर 1 की फाइनल वीडियो होगी, पार्ट 3 बनता है या 2 बनता है, जो भी बनता है, या 4 बनता है, तो उस पार्ट में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक। सो थैंक यू फॉर